और बहुत ही वो महान आत्मा, दिवंगत आत्मा भाई सतपाल जो हमारे बीच में पिछले बार आए थे, जब साथ बैठे थे, उस महान आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दे और उस परिवार और हम सबको वो ताकत, वो दुख सहने की ताकत दे। लेकिन मैं एक भाइयों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये आत्महत्या किसी समस्या का समाधान है। ये बड़ा पीड़ादायक है, बड़ा महसूस होता है कि हम जिंदगी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये दुख भी बहुत बड़ा हो गया। पिछले 7 महीने से लोग तड़प रहे हैं, गर्मी में, सर्दी में, और ऊपर से फसल की बर्बादी। सर्दी भी चली गई, गर्मी भी चली गई, बारिश आ जाएगी। जिस प्रकार की मंशा सरकार की होनी चाहिए थी, जिस प्रकार का माहौल बना रखा है, ऐसा लोकतंत्र के अंदर होता नहीं। लोकतंत्र के अंदर जनता की आवाज को सुना जाता है। अंग्रेज भी सुनते थे, मुसलमान बादशाह भी सुनते थे, दूसरे हुक्मरान देश आजाद होने के बाद आज तक दूसरों ने भी सुना। लेकिन ये सरकार पिछले 7 महीने से लगातार किसान की आवाज को नहीं सुन रहा, और हमारे बीच में से 551 भाई शरीर छोड़ के चले गए दुनिया में से, और उसके बावजूद भी सरकार के एक जोम तक नहीं रहेगी। इसका रिजल्ट घना बढ़िया नहीं मिलेगा। आने वाले टाइम में आप लोगों ने तो पता नहीं किसको क्या क्या बना दिया। मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है, इस हरियाणा प्रदेश की और देश की राजनीति के अंदर जींद के भाइयों का बहुत बड़ा योगदान हर बार। लेकिन जब आपके पास ये आते हैं, उस टाइम भिखारी बन के आते हैं, और जब इनके हाथ में कोई कमांड चौधर आ जाती है तो फिर अपने आप को थन्ने खाता है, तानाशाही समझते हैं। कितने लोगों को आप लोगों ने चौधर दी, और मुझे इस बात का कहने में भी कोई फख्र नहीं। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा था कि हरियाणा के बगैर आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता, और मैं ये कहता हूं कि हरियाणा के आंदोलन बगैर जींद के बगैर खड़ा ही नहीं हो सकता। आप लोगों की ताकत है, जो आप लोगों की आवाज के कारण, आप लोगों की ताकत के कारण खरबूजे देख के खरबूजा रंग बदलता है। आप लोगों की बदौलत से दूसरे भाइयों की, हमारी भी ताकत बढ़ती है कि भाई चलो भाई लगे तो हम भी कंधे से कंधा, तन मन धन से भाइयों के साथ लग के इस आंदोलन को कामयाब करें। हम क्यों लग रहे पिछले 7 महीने से? इसमें हमारे आने वाली नस्ल, आने वाली कौम, आने वाले समाज, आने वाले बच्चों का भविष्य है, जो अंधकार में नजर आ रहा है। अगर इसी प्रकार आंख नीचे बैठे रहे तो आने वाली कौम और नस्ल, समाज नहीं बचेगा। जो राजनीतिक मंशा लोगों की है, उनका तो मतलब एक ही ध्येय है कि अपना उल्लू सीधा करना। आप 2016 का आंदोलन ले या दूसरे आंदोलन ले, इनका सिर्फ एक ही मकसद है, किसी प्रकार इनके अंदर दरार पड़े। काम की भी कोई जरूरत नहीं, बनाए काम करे, काम चल रहा है। क्यों? जाति पाति पर वोट बांट देते हैं, कोई गोद पे, कोई जात पे, किसी चीज के ऊपर वोट डाल देते हैं, और फिर सरकार बनी जाती है। ऐसे ऐसे लोग बन जाते हैं जिनके दया ही नहीं है। मुझे कहने में भी भाइयों को बताना चाहता हूँ, कोई संकोच नहीं कि जिसके दिल में दया नहीं वो इंसान हो ही नहीं सकता। राजनीति उस आदमी को चुनो जिसके दिल में दया हो। अपने भाइयों में से चुनो। कहाँ लिख रखा है पार्टी चुनना? अगर 10-20 और निर्दलीय बन जाते तो आपके बीच में आके बैठते। इसलिए जिस दया भाव, ये तो कर्म ही नहीं है, कुछ कर्म करने के लिए आए हैं। लेकिन नेता लोग सोचते हैं कि वैसे ही मौज मस्ती मारेंगे, विधि बैठी रहेगी। मैं ये कहता हूँ, इस बेईमानी का घोड़ा बिना पानी डूबेगा। चाहे जितनी धन दौलत इकट्ठी करना, बड़े बड़ी कोठी बनाना, ये जो भाई मैं तो देख रहा हूँ जिनको रजवाड़ा कह रहे हैं, मेरे बुजुर्गों भाई, बड़े कोठी बंगले पद से बड़ा नहीं आदमी। आदमी बड़ा है कर्म से बड़ा है। ये तो कर्म ही नहीं है, कुछ कर्म करने के लिए आए हैं। लेकिन ये समझते हैं ऐसे उल्लू की रात जगती रहेगी, वैसे विधि बैठती रहेगी। लेकिन ये जरूर बताना चाहता हूँ, इसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा। आप अपने गांव में, गुआंढ में, शहर बाजार में देखिए, दौलत इकट्ठी वाले को हालात देखिए। पॉन्टिंग चढ़ा उत्तर प्रदेश का शराब का माफिया था, पैसा कितना इकट्ठा करा? 10,000 करोड़। और सगे बेटे ने गेट पे गोली मारी। अब मुझे हो सकता है आपके नजदीक पड़ता है, रेलोराम की रेल चली, बन पानी बन तेज चली, अपने नजदीक का था ना। उस पंचायत के अंदर भी मैं था। घुमावदार पैड़ा था, 3री मंजिल पर गाड़ी जाती थी। सांगवान खाप की तरफ से मैं आया था। दौलत इकट्ठी करी,
लोगों ने विधायक भी बनाया, पूरे परिवार को दामाद और बेटी ने मिलकर 8 के 8 को गंडासे से काट दिया। मेरे बुजुर्गों भाई पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, ये तो खर्चे के लिए व्यवस्था के लिए चाहिए, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है। इसका कारण क्या है कि हमारे नेता लोगों ने बेड़ा कर दिया, ऊपर से लेकर नीचे तक सारा सौदा भ्रष्ट हो गया, सब लोग पैसे की तरफ भाग लिए। आज भाई को भाई काट रहे पैसे के लिए, पड़ोसी पड़ोसी को काट रहे, औलाद माँ बाप को काट रही है, औलाद से माँ बाप पुण्य छुड़ना चाहते हैं। कैसा समाज बन गया, सारा बेड़ा गर्क कर गया नीचे से लेकर ऊपर तक। इसलिए अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, वही जो हमारे बुजुर्गों ने बताया। ये तो हिंदुस्तान त्याग और तपस्या की धरती, संत साधु की धरती थी। यहाँ दौलत के पुजारी और भ्रष्टाचार करने वाला का क्या मतलब था? भगवान को प्राप्त करने का शोध का केंद्र था हिंदुस्तान, लेकिन अभी आगे बढ़े नीचे से लेकर ऊपर तक। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, 2-3 चीज आपको बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा, ये जो अडानी और अंबानी ने जो गोदाम बना रहे हैं, ये जो कानून, तीनों कानून बनाए, इसकी थोड़ा सा विश्लेषण करो, गहराई के अंदर जाओ, इसमें मामला क्या है। इस कानून के तहत जो एक्ट 1955 जो भंडारण करने की जो एक लिमिट थी, इससे ज्यादा इकट्ठा नहीं कर सकता, वो सरकार ने रोक हटा दी। रोक हटाने के बाद में कितना है सौदा इकट्ठा कर, उसके ऊपर कुछ नहीं। आप लोगों ने देखा होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी 3-4 साल से वहाँ खेती, भाई जिस प्रकार अपने तो बरानी इलाका है, कोई धान खबर सेब होते हैं, तो पहाड़ी इलाके के अंदर सेब की खेती होती है जो किसान करते हैं। जो शुरुआत उन्होंने करी तो सेब के भाव 21 रुपये अडानी ने सारे हिमाचल प्रदेश के सेब खरीद लिए। जो छोटे व्यापारी थे जो खरीद के आगे बेचते थे, उनकी सारा ही दुकानदारी बंद। अगले साल 3 रुपये और बढ़ा दिए, 24 कर दिए। जमींदार ने सोची भी ऐसी लूटबाजी बहुत बढ़िया फायदा है। तीसरे साल 100 रुपये और बढ़ा दिए, 1 रुपये और बढ़ा 25 कर दिए। जब तक वो जो छोटे व्यापारी थे, खुरदरा व्यापारी थे, जो बीच में कमीशन का जो काम करते थे, उन्होंने अपना तंबू समेट के वो तो चले गए, क्योंकि रोजगार नहीं, दुकान पर कोई आया नहीं, तो बच्चे कैसे पालेंगे। उसके बाद जब वो प्यारे चले गए तो पिछली बार उन्होंने सेब का भाव क्या कर दिया, 6 रुपये, क्योंकि वो को खरीदने वाला नहीं है। और उसको ऊपर एक चेप दी अंबानी के नाम की, और वो खुद कितने भाव बेच रहा है, 100 रुपये से किलो कोई सेब नहीं है। कहाँ 6 और कहाँ 100। ये जो बीच का सारा प्रॉफिट खा गया कौन, अडानी अंबानी कंपनी। और इसके बावजूद भी इन कंपनियों के बीच में जो दलाल थे, जो एजेंटों के अलावा अलग से आगे, जिनकी कोई जान पहचान नहीं थी, वो 200 करोड़ रुपया किसान भाइयों के लेके चंपत हो गए। कोर्ट के आदेश से 56 करोड़ रुपया वापिस हुआ है, 144 करोड़ रुपया अभी भी किसानों का पेंडिंग पड़ा उन कंपनियों के जो ठेकेदार थे उनके बीच में। इस प्रकार का षड्यंत्र बन रहा है कि इनको किसी तरह से लूटा जाए जमींदार को। एक यही रास्ता था ना। आप ये बताओ, कोरोना के दौरान अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना, कोई भी हो, कोई भी नहीं बचा, चाहे कर्मचारी, घरवारी, दरबारी, कोई भी हो, सबको नुकसान हुआ कोरोना का। और इनकी इनकम 300 गुना ज्यादा बढ़ गई। भाई ऐसी कौन सी जादू छड़ी है? सिर्फ एक ही है, सरकार ने इनको पूरी छूट दे रखी लूटने की। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, जो दूसरे भाइयों को भी बताना चाहता हूँ, जो 3-4 चीज थी, जो SC BC के भाई जिनको ब्लैक अपना पीला कार्ड बन रहा था, उस कार्ड वालों को शुरू में मटिया का तेल मिलता था। उन्होंने कहा कि मटिया का तेल नहीं, तुम्हारे को सीधा पैसा दे देंगे। 2 महीना पैसा है, मटिया का तेल गायब। फिर बोला गैस का सिलेंडर पे सब्सिडी दे देंगे। सब माता बहनों का खाता था गैस का सिलेंडर, ज्यादा नहीं के नाम दौड़े खाते माए, कभी 100 कभी 500-400 आते थे, वो भी गायब। अब एक काम और कर दिया, जो सरसों का तेल लेते थे, वो सरसों का तेल के भी कहते सरसों का तेल तो हमारे पास है नहीं, 250 रुपये खाते में पहुंचा देंगे। 2 बार हमें 250, तीसरी बार देखने नहीं मिलेगा। ये जो गरीब का जो शोषण कर रहे हैं, गरीब को जो लूटने का काम कर रहे हैं, तो मेरी भाइयों से प्रार्थना है, जो जमींदार से न्यारी जो दूसरे 36 बिरादरी के भाई हैं, उनका नंबर सबसे पहले है। जमींदार तो खान जो का दाना फिर भी रख लेगा, उनके अंदर वो बनेगी जो भाई सोच रहे का हमारा नंबर नहीं आना। मैं ये कहता हूँ, जिस प्रकार एक कसाई मुर्गा काटता है, उस पिंजरे के अंदर 50-60 मुर्गे रखता है, और उस मुर्गे को जो बाहर निकालने के लिए, काटने के लिए बाहर निकालता है, तो वो तड़फड़ाता है, शोर करता है।
बाकी 49 मुर्गे दाना चुगने में मशगूल रहते हैं, मस्त रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि नंबर तुम्हारा भी आना है। और क्या ज्ञानता है। इसलिए मैं भाइयों से कहना चाहता हूँ, ये तन, ये मन, ये धन, शक्ति, बरादरी सब भाई मिलके इस आंदोलन को सफल बनाओ। कामयाबी कौम और समाज जिंदा रहेगा। समाज जिंदा रहेगा तो व्यवस्था जिंदी रहेगी, और व्यवस्था जिंदी रहेगी तो अच्छी राजनीति भी होगी। दूसरे भाई कहते हैं राजनीति, अगर इसी राजनीति करनी चाहिए तो दूसरे नेता भाई उड़ा के देख तो ले। इस 47 डिग्री टेम्परेचर इस एक चादर के नीचे गुजारा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, 5 स्टार होटलों में खाना खाते हैं, 2-2 लीटर विस्की पीते हैं, खोटा करते हैं, ऐसी गाड़ी और ऐसी गाड़ियों में कोठियों में रहते हैं। वहाँ है राजनीति, ये तो तपस्या है। ईमानदारी से अगर पूछना चाहता हूँ मेरे बुजुर्गों भाइयों, 80 साल बॉर्डर पर 80 साल तपस्या करना साधु की तरह, ईमानदारी से बॉर्डर पर नौकरी करना और ईमानदारी से खेती करना, और जो आप लोग जो 7 महीने से कर रहे हैं, ये साधना है भगवान को प्राप्त करने, इसका नाम राजनीति है। आके देख तो सही, करके तो देखो, को पता चले। सरब बहानाबाजी अपने करने से काम नहीं चलेगा। अगर कोई भाई राजनीति करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ तमाम किसान भाइयों ने करनी चाहिए। अपने में से सुनो, अपने पीड़ा को समझने वाले को सुनो कि छुट्टी नहीं करते ना, परमानेंट दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जरूरी है भाईचारा बने। आप लोगों ने एक छोटी सी बात करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ। रावण हारा, भगवान राम जीते। रावण भगवान राम से ज्यादा पढ़ा लिखा ज्ञानी विद्वान नहीं था, साधन संपन्न था, देवता उसके पास थे, और सोने की पूरी लंका सोने की थी। अयोध्या के अंदर तो शायद एक राज दरबार होगा, वो भी सोने का, एक कुर्सी भी नहीं होगी। तो रावण ने भगवान राम से कहा कि भगवान राम, मेरे मौत का कारण, मेरी हार का कारण क्या? हर तरह से मैं आपसे फालतू था, मेरी हार क्यों हुई? रावण भगवान ने कहा कि आप ही बताओ, आप बड़े ज्ञानी आदमी, आप बताओ। रावण ने कहा कि मेरी हार का सिर्फ एक ही कारण था, हर तरह से मैं आपसे फालतू था, साधन संपन्न था, व्यवस्था थी हर तरह से, लेकिन मेरी हार का सिर्फ एक ही कारण था कि मेरा भाई बिछड़ के आपके साथ चला गया। आपका भाई आपके साथ था, अगर आपका भाई और मेरा भाई मेरे साथ होता तो इस लड़ाई का रिजल्ट कुछ और होता। इसलिए मरते वक्त भी रावण ने ये बता दिया, ये मैसेज दे दिया दुनिया के अंदर कि सबसे बड़ी ताकत भाई है। इसलिए मेरी 36 बिरादरी के तमाम भाइयों से प्रार्थना है, इस जाति पाति के जहर को खत्म करके एक ही कसम खा लो, एक ही प्रेरणा ले लो कि हम सब भाई हैं, एक ही रंग, एक ही रूप, एक ही शक्ल, एक ही सूरत, इंसान इंसान है, बाकी कोई जात पात नहीं। जब तक ये जाति पाति का जहर घोलेंगे, जब तक इनको उल्लू की रात जगेगी। और जिस दिन आप लोगों ने एक कसम खा ली कि हम एक हैं, उनका तंबू पाड़ देने घड़ी बार नहीं लगेगी। कुछ नहीं है सारा सौदा, मैं तो नजदीक से देखा, पिछले 30 साल से देख रहा हूँ। 3 इलेक्शन लड़ने का मौका मिला है। राजनीति बड़ा लंबा चौड़ा सौदा नहीं है, वैसे ठा रहे हैं। ये जगत में कोई नहीं परमानेंट, ये तो सोचते हैं तुम्हारी बेच बैठ गई, उल्लू की रात जगह ऐसे जगती रहेगी। मैं भाइयों को बताना चाहता हूँ, ज्यादा दिन नहीं है, आपकी जीत 100% को दुनिया की कोई ताकत ही नहीं, किसान की जीत को रोक ही नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं। चाहे कितना बड़ा कोई तानाशाह हो, कितना घरबारी राजा महाराजा हो, कुछ नहीं। अंग्रेजों से तो ज्यादा सल्तनत नहीं थी, जहां के राज में देने नहीं छपता था। 1914 में सरदार अजीत सिंह के नेतृत्व में किसान भाइयों ने आंदोलन किया, शहीद भगत सिंह का चाचा था, आप लोगों को कामयाबी मिली। 1938 में चौधरी छोटू राम के रहनुमाई में आंदोलन रहा, अंग्रेजों को झुकना पड़ा, 5 के बजाय 11 रुपए क्विंटल गेहूं लेना पड़ा। और 1988 में राजीव गांधी की सरकार कांग्रेस थी, चौधरी महेंद्र सिंह के टिकट के रहनुमाई में किसान आंदोलन को कामयाबी मिली। और मेरे बुजुर्गों भाई, 2020 और 21 का ये आंदोलन है, इसने तो दुनिया को हिला के रख दिया। इस किसान ने दुनिया को हिला के रख दिया, कोई ताकत ही नहीं। बहुत जल्दी आपकी जीत हासिल हो गई। धन्यवाद के सहित, सैल्यूट के साथ अपनी अगली कौम को बचाने में कामयाब होंगे। आप इसी प्रकार डटे रहना, इनके बहकावे में मत आना। ये जो षड्यंत्र रचेंगे, इस आंदोलन को खत्म करने का बहाना बनाएंगे, तरह तरह के बिगू छोड़ेंगे, जाति पाति का, शराबी कबाबी का, इनको सोचने चाहिए जो 7-7 महीने से अपने घर को छोड़ के बैठे हैं। क्या इससे बड़ी तपस्या और क्या परीक्षा लेना चाहती है सरकार? इसलिए इनके उसको किसी भी प्रकार का मकसद पूरा न होने दें, आप डटे रहें। मैं भाइयों को बताना चाहता हूं, आपकी जीत को कोई रोक नहीं सकता। किसान की जीत होगी, 100% होगी। आप लोगों ने बहुत कुछ दिखा दिया। और ये भी कहना चाहता हूं, इस पार्टी पुर्टियों ने छोड़ की कोई पार्टी पुर्टी नहीं, राजनीति सबसे पहले अपने भाइयों को चुनो।
अपने काबिल बच्चों को चुनो, उनको आगे लाओ, और वो जिसके थोड़ी बहुत आँखों में शर्म हो, वो जब बूढ़ा क्या कहते ना, बोले भाई खानदान का है, इसके बैकग्राउंड का पता करो। 20 किलो की दूध की भैंस लाते हैं, 5 लाख की 4 लाख की, धनी से पूछते इसकी माँ का दूध कितना था। वो क्यों पूछते हैं? ये उसकी माँ का दूध ठीक ठाक था तो यह भी ठीक देगी, लेकिन सारा सौदा बेड़ा गर्क होगा। इसलिए थोड़ा सा अपने भाइयों में से चुन के, काबिल समझदार परिवार से चुन के लाओ। ये राजघराना दरबारा जो सोच रहे ना, 5-5, 7-7 पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी रंग बदल जाती है। जिस तकलीफ को आपने देखा, जिस किसान की तकलीफ को देखा, इतनी बार लगती नहीं भाइयों के बीच में खड़ा मिलता, लेकिन पीड़ा है कि उनको पता नहीं, उनको तो मौज मस्ती मारने का साधन समझ इकट्ठा कर रखा है। इसलिए मेरे भाइयों से प्रार्थना है 2-3 नारे लगाना कि जेम्स खटकर टोल की आवाज ताकत पूरे हिंदुस्तान के अंदर को मैं 100% आपको विश्वास देना चाहता हूँ। आपकी ऊर्जा से ताकत मिलती है और आंदोलन खड़ा होता है। आवाज आपकी जाती है तो ऑक्सीजन मिलती है। 2-3 नारे मेरे कहने से लगाना। तमाम हमारे तो बागड़ी भाई हैं, आपकी आवाज से हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं। कुछ हमारे साथी बैठे हैं जो टोल पर हमारे गए हुए हैं, तो हमने तो आपसे लोगों से सीखा है, उसमें हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। और भाई मैं तो सो खुश, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे खुश है इस बात की, ये राजनीति, ये पद, ये धन, ये दौलत कुछ नहीं, भाइयों के साथ जीना और भाइयों के साथ मनाने से बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। 2-3 नारा मेरे कहने से लगाना कि आपकी आवाज हर टोल बुलंद आवाज जाए। ढासा बॉर्डर, साजा बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, हर बॉर्डर पर जाए, हर टोल पर जाए, चाहे कितना टोल हो, चाहे कोई भी टोल हो, चाहे मैयर का टोल हो, चाहे हिसार का टोल हो, सब आपकी आवाज पहुंचे। किसान एकता, किसान एकता, खाप एकता, भाईचारा एकता, नारी शक्ति। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद।